मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, गॉस थ्योरम। इसके अंतर्गत पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल टर्म्स के बारे में जानेंगे। जो पहले हैं क्षेत्रफल वेक्टर, गॉसियन पृष्ठ, घनकोण और आवेशों का वितरण। जब हम इन चार चीजों की चर्चा कर लेंगे तब नंबर आता है वैद्युत फ्लक्स का, और वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए गॉस के नियम की। तो पहले हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर की। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक विशेष प्रकार का क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है क्या, ये देखते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर की हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया लंब ही क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। फिर से, हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ पे अगर हम बाहर की ओर लंब डालते हैं तो उस लंब को ही क्षेत्रफल वेक्टर कहा जाता है। ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल है आपका ये, और इस अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल पर जो बाहर की ओर हम लंब डालेंगे इसी को कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। चूंकि यह अतिसूक्ष्म होता है इसलिए इसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए माने अतिसूक्ष्म डीए से प्रदर्शित करते हैं। ये मानते हैं इसका क्षेत्रफल है डीए, ये है वेक्टर डीए, और उस दिशा में डाले गए लंब का एकक सदिश यूनिट वेक्टर ये है। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर डी ए बराबर हो गया एन कैप इंटू डी ए। ये आपका फार्मूला हो गया। फिर से देखते हैं, किसी भी पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गया लंब, किसी पृष्ठ पर बाहर की ओर डाला गया लंब ही क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। इसे वेक्टर डीए से प्रदर्शित करते हैं। डीए बराबर होगा एन कैप इंटू डीए। क्लियर। दूसरा हमारा टॉपिक है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ को समझने के लिए हम लोग दो प्रकार के आवेशों की चर्चा करते हैं। एक वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरा वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। हम मानते हैं ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है जो +q आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और इससे r दूरी पर स्थित कोई यहाँ पर बिंदु P है, और यहाँ पर एक कोई परीक्षण आवेश रखा गया जो वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो क्या होगा, इन दोनों आवेशों को परिबद्ध करने वाला जो हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ है उसी को गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, आवेशों को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब नंबर आता है घनकोण का। तो कोण की डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। यह द्विविमीय राशि होती है। लेकिन अगर हमारे पास कई रेखाएं हों, जैसे आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे तो उसका कोण मिलता है, या चुरमुरा खाए होंगे तो उसका कोण मिलता है। सपोज करते हैं ये, तो ये अगर हम कोई एक क्षेत्रफल माने, कोई पृष्ठ है, तो यह पृष्ठ यहां से जो कोण बनाएगा उसी को घनकोण कहते हैं। अर्थात कई रेखाएं हैं, कई रेखाओं के बीच जो इंटरनल कोण बनता है उसे हम लोग घनकोण कहते हैं। अब हम इसे डिफाइन कैसे कहेंगे कि किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण ही घनकोण कहलाता है। फिर से, किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण ही घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह त्रिविमीय राशि होती है। ओमेगा बराबर होता है डीए बटे आर स्क्वायर, जहां डीए क्षेत्रफल है और आर उसके बीच की दूरी है। अब अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी को नियत रखते हुए इसे हम चारों तरफ घुमाते हैं तो जो भी गॉसियन पृष्ठ में बनता है वो एक गोला बनता है। अब गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 4 पाई। इसका मात्रक कहलाता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन तो याद रखिएगा, एक दो बार ये भी पूछा गया है, एक गोले के लिए घन कोण का मान कितना होता है। तो एक गोले के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है। जनरल फार्मूला ये होता है। अब अगर हम इसी में इसको थीटा कोण घुमा दें, जो क्षेत्रफल है आपका वो थीटा कोण घूम जाए। जब थीटा कोण घूम जाएगा तो इस स्थिति में यहां पे जो डीए है इसको हम लोग लिख देंगे डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। याद रखिएगा, कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, ये तब यूज किया जाता है जब क्षेत्रफल हमेशा उसके लंबवत होता है, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। अगर ये किसी कोण पर होगा तो इस स्थिति में ये भाई प्रारंभ में तो क्षेत्रफल वेक्टर ये था, लेकिन अब जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ये है, अर्थात दोनों के बीच में थीटा कोण आ गया तो यही थीटा, तब क्षेत्रफल डीए का स्थान लिख देंगे डीए कॉस थीटा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आता है आवेशों का वितरण की बात हम लोग करते हैं। आवेशों के वितरण में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि लगभग ये पूरा चैप्टर कहीं न कहीं इससे रिलेटिव रहेगा। आवेशों का वितरण। अब हमारे पास कैसी वस्तु है, अगर किसी भी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो वह आवेश कैसे उस पर वितरित होगा, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, आवेशों के वितरण 3 प्रकार से होता है। पहले को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरे को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरे को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। है क्या, देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम किसी भी वस्तु को आवेश दें और वह आवेश केवल और केवल एक बीमा में वितरित हो, एक बीमा मतलब केवल लंबाई में या केवल चौड़ाई में या केवल ऊंचाई में, अर्थात एकांक लंबाई में वितरित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेम्डा बराबर होता है Q बाई एल। अगर L बराबर 1 मीटर तो लेम्डा बराबर Q, अर्थात एकांक लंबाई में वितरित आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। मात्रक भी कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे ही हो जाएगा ये रो। एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों कहां कहां पर प्रयोग होंगे, हम लोग इसकी चर्चा करना आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग तार का अध्ययन करेंगे, चालक तार का अध्ययन करेंगे, उस केस में इसका यूज करेंगे। जब हम लोग किसी प्लेट, किसी चादर, किसी 2 बीमी वस्तु की बात करेंगे तो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। जब हम लोग त्रिबीमी वस्तुओं की बात करेंगे तब ये देखना है, याद रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन है। अगर हमारे पास त्रिबीमी वस्तु है तो हम लोग ये देखेंगे क्या वो चालक है अथवा अचालक है। अगर चालक होगा तो केवल और केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अचालक होगा तो हम देखेंगे क्या वो खोखला है कि ठोस है। अगर खोखला रहेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और अगर भरा रहेगा, ठोस रहेगा, तो आयतन आवेश घनत्व। फिर से करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर के गुजरेंगी उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। चूंकि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसे हम एक अदिश राशि फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, क्षेत्रफल पर।
और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। कैसे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, अर्थात अगर ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी काफी कम होगी, तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी। जब ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो फाई का मान भी ज्यादा होगा, अर्थात फाई को प्रभावित करने वाला पहला कारक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि सदिश राशि है। एक चीज हो गया। दूसरा, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्यों कहेंगे या वेक्टर के क्षेत्रफल क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर इस क्षेत्रफल का मान ज्यादा रहेगा तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा उससे होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो दूसरा कारक है क्षेत्रफल वेक्टर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों कारक हैं वो दोनों ही सदिश राशियां हैं, जबकि फाई क्या है? अदिश राशि है। अब हम लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाए और हमें जो राशि प्राप्त हो वो अदिश हो, तब हम उसे दो वेक्टरों का स्केलर गुणन कहेंगे, दो वेक्टरों का अदिश गुणन कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच बना कोण है, तो याद रखिएगा फाई का मान प्रबल कब होगा? जब इन दोनों के बीच बना कोण कितना हो? कॉस थीटा का कौन सा मान रखेंगे मैक्सिमम हो? 0। अर्थात जब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होगी तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे ज्यादा होगा। तो यहां हमारा केस फर्स्ट बना, केस फर्स्ट इफ फाई बराबर 0 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन फाई इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज फाई इक्वल टू ई डी ए। याद रहेगा। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा चेंज पढ़ते हैं। अब अगर यहीं पे हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री कर दें, दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कास 180 बराबर माइनस ई डी। इस स्थिति में भी फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, क्योंकि संख्या तो ऋणात्मक होती नहीं, फ्लक्स अधिकतम होगा, लेकिन यहां पर फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। अब इन दोनों का मतलब समझो। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तो याद रखिएगा किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, और अगर किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। अब हम इस चीज को एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। इरेज कर दें इसको, साइड स्क्रीन ले लो। चलो देखो, अब हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार अलग अलग प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देगा क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार आकृति दी गई है, ये जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। जितना आधार रहता है उतना शीर्ष रहता है, दोनों का ए मान लेते हैं, या अति सूक्ष्म रहेगा तो डी ए मान लेना। क्लियर? अब इससे वैद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी गुजर रही हैं। ये पूरा का पूरा आपके पेपर में रहेगा क्वेश्चन, जब आएगा तो ऐसी आकृति आपको बना करके देगा और कहेगा कि इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। अर्थात हमारे पास फार्मूला है फाई बराबर वेक्टर, सॉरी दैट लिख लेते हैं, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। चलिए, हमारे पास 3 पृष्ठ होते हैं बेलन में, आधार होता है, शीर्ष होता है और सराउंडिंग पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम एक्स पृष्ठ, इसको दे देते हैं वाई, और जिसका ये पृष्ठ है इसको कह देते हैं जेड। तो एक्स से होकर जाने वाला
वैद्युत फ्लक्स। चलो भाई φ1 मान लेते हैं। फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है ईडीए cos थीटा। ई की दिशा क्या होगी? जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है तो आप देख ही रही है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ई। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमने कहा था पृष्ठ पर बाहर की ओर डाला गया लंब। अब इस पृष्ठ पे अगर हम लंब डालेंगे तो एक इधर हो सकता है, एक इधर। इधर का मतलब भीतर और इधर का मतलब बाहर, इसलिए लंब किधर डालेंगे? बाहर की ओर लंब डालेंगे। तो ये हो गया वेक्टर डीए की दिशा। अब दोनों के बीच कोण कितना बना? 180 अंश। तो यहां लिखेंगे ई डीए cos 180 बराबर माइनस ई डीए। ये φ1 का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब y से होके जाने वाला देख लेते हैं। y से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब y से होके जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये तो दिख ही रही है वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ही। अब इस पे बाहर की ओर लंब डालेंगे, याद रखिए 2 लंब डालेंगे, इधर इधर। तो भीतर वाला क्षेत्रफल वेक्टर होता नहीं, बाहर की ओर वाला क्षेत्रफल वेक्टर होता है। ये है आपका क्षेत्रफल वेक्टर डीए। यहां लिखेंगे दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब 0 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे φ2 बराबर ई डीए cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा φ2 बराबर ई इंटू डी। दो चीजें हो गई। अब जेड से होके जाने वाला फ्लक्स देख लेते हैं। जेड से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स φ3 ई डीए। थोड़ा सा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिख रही है इधर, अर्थात ये तो है ई की दिशा, और क्षेत्रफल इस पर हम बाहर की ओर लंब डालेंगे, ये वेक्टर डीए की दिशा। दोनों के बीच कोण 90 डिग्री दिख रहा है, अर्थात ई डीए cos 90। cos 90 का मान 0, अर्थात φ3 का टोटल मान क्या हो गया? 0। अब संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 का मान है ई डी ए, φ2 का मान है ई डी ए, φ3 का मान है 0, प्लस ई डी ए और माइनस ई डी ए 0, अर्थात संपूर्ण फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? और वैसे एक और तरीका शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं, तो पूरा मेथड हो गया। शॉर्टकट समझ सकते हैं कि जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जितनी प्रवेश करेंगी वो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, जो निकलेंगी उसे प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। जितनी माइनस है उतना ही प्लस है, अर्थात जितना प्रवेश कर रही है उतनी ही निकल रही हैं, इसलिए टोटल योग 0 हो गया। अगर यहाँ पे 10 आती, 10 रेखाएं प्रवेश करें और 8 रेखाएं निकले तो फ्लक्स का मान -2। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके कुछ दूसरे रूप में पूछा गया है 1-2 बार। इस चित्र को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखो, अब आपका बेलन कुछ ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल पुराना वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हम वैद्युत बल रेखाओं की दिशा थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब यहां पर वैद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी निकल रही हैं, अर्थात यहां पर कहीं वैद्युत आवेश रखा होगा। अगर ऐसा दिख जाए, वहां पे क्या था, इधर से शुरू होते थे इधर निकल जाती थी, और यहां केवल निकल रही हैं, कोई भी रेखाएं प्रवेश नहीं कर रही हैं, तब क्या हो जाएगा? फिर से वैसे लिखते हैं, ये वाला सिरा है x, ये वाला सिरा है y, और ये वाला सिरा है z। तो x से होके जाने वाला फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये भी बाहर की ओर है। क्षेत्रफल वेक्टर डालेंगे, वो भी बाहर की ओर रहेगा, अर्थात दोनों के बीच कोण कितना रहेगा? 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1, अर्थात AD है। y की बात करेंगे
ई की दिशा बाहर की ओर, क्षेत्रफल की दिशा वो भी बाहर की ओर। फिर से फाई 2 का मान एडीए cos 0 बराबर एडीए। यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर का मान इधर रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर या इधर रहेगी। दोनों स्थिति में कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। फाई 3 हमेशा 0 रहेगा। संपूर्ण फ्लक्स तीनों के योग के बराबर, तो यहां पर 0 हुआ, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 2ED हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो फाई पर आधारित ये क्वेश्चन बन सकता है।